बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके गांव में भीमा का एक छोटा सा परिवार रहता था। उसके परिवार में भीम की माँ, उसकी पत्नी सुनैना और एक 9 साल की छोटी सी बेटी माला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जब भीमा की उम्र बहुत कम थी, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी भीमा के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक दिन भीम की माँ अचानक से ठंड के कारण बहुत ही बीमार पड़ जाती है। भीम के पास अपने माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण उसे अपना खेत मजबूरन बेचना पड़ता है। अब भीमा के पास थोड़ी सी भी जमीन नहीं बची थी, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। भीमा के पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, वह भी बिक जाने के बाद उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उनका जीवन पूरी तरह से मुश्किलों से भर जाता है, जिससे किसी भी तरह से मेहनत मजदूरी करके वे अपना जीवन बिता रहे थे। भीमा दिन भर जमींदार के खेत में मेहनत करता था। वही सुनैना सेठ हजारी लाल के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। सुनिए जी, सर्दियां शुरू हो रही हैं और हमारे पास सर्दियों में पहनने, ओढ़ने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर यही हाल रहेगा तो हम इस साल सर्दी में कैसे बच पाएंगे? अजी, हमने कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ भाग्यवान, कह तो तुम ठीक ही रही हो। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस बार सर्दी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर आई है, क्योंकि हमारे पास तो अब हमारा छोटा सा खेत भी नहीं है। पता नहीं इस बार हम क्या करेंगे। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थी। यूं तो ठंडी के समय में हमेशा तापमान -1-2 डिग्री रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत ही जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से सीतापुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंड के कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो सुनैना, इस बार कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी कड़ाके की ठंड में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ठंड के कारण पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंड में घर से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा है। ना जाने इस बार की ठंड क्या कहर ढाएगी। मन तो नहीं कर रहा, पर काम पर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है सुनैना, अब मैं काम पर चलता हूं, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, आप काम पर जाइए। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, अपना ध्यान रखिएगा। माला बेटी, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मुझे भी काम पर जाने का समय हो गया है। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। घर के बाहर खेलने मत जाना। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। माला बेटा, खाना समय पर खा लेना। मैंने खाना बनाकर रख दिया है। अच्छा, तो अब मैं काम पर चलती हूँ। ठीक है माँ, मैं समय पर खा लूंगी और बाहर खेलने भी नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत करो, बस आप समय पर घर आ जाना। मेरा यहाँ अकेले मन नहीं लगता है। इतना कहकर सुनैना जमींदार के घर काम करने जाने के लिए घर से निकल पड़ी। बाहर बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में सुनैना जमींदार के घर पहुंच जाती है। जमींदार का स्वभाव बहुत कठोर था।
वह आग के पास खड़ा होकर अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर सुनैना पर पड़ती है और वह उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुनैना, तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, वह रोज समय पर आते हैं और अपना काम करते हैं। लगता है तुम्हारा काम से मन भर गया है। कहो तो मैं तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ। माफ कीजिए मालिक, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, मगर मैं अपना पूरा काम करके ही घर जाऊंगी। मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा दूंगी। अच्छा, बहाने बनाना तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। चलो अब जाओ और अपना काम करो। आज काम में कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारे जैसे काम करने वाले मुझे बहुत मिल जाएंगे। जमींदार की ये बातें सुनकर सुनैना को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह सेठ के घर में काम करने को बहुत ही ज्यादा मजबूर थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी, तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, सुनिए जी, आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? आप देख नहीं रहे हैं क्या? बाहर कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी ये बेचारी काम पर आई है। आखिर ये भी तो एक इंसान ही है। क्या इस पर आपको जरा सा भी दया नहीं आ रही है? अरे ओ भाग्यवान, इन गरीब भीख मंगों को ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इन्हें ज्यादा सर पर चढ़ाओगी तो ये तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे और ये सारा दिन अपना ही रोना रोते रहेंगे तुम्हारे सामने। ये सारी बातें सुनकर सुनैना को दुख तो हुआ, मगर उसने अपनी बेटी के बारे में सोचकर इन सारी बातों को अनसुना कर अपने काम में लग गई। उधर भीमा इतनी कड़ाके की ठंड में जहां हाथ पैर सुन्न पड़ जा रहे थे, ठंड से कांपते हुए जमींदार सुंदरलाल के यहाँ खेतों पर मजदूरी कर रहा था। सुंदरलाल अपने खेतों का काम कराने के लिए भीमा और कुछ मजदूरों को सख्त निगरानी में रखा था। अरे वो भीमा, जरा ठीक से जल्दी जल्दी हाथ चला। ठंड के बहाने ज्यादा सुस्ताने की जरूरत नहीं है। तुम गरीब लोग कुछ काम तो करते नहीं और चले आते हो मुंह उठाकर पैसे मांगने। तुम गरीब भिखारी इंसानों से कुछ होता नहीं है और दोष देते हो हमें। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं आज तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नहीं मालिक, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आज ठंड बस बहुत ज्यादा है तो हाथ पैर सुन्न पड़ जा रहे हैं। हाथों में रह रहकर ताकत कम हो जा रही है। मलिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सारा काम करके ही घर जाऊंगा। हे ऊपर वाले, ये आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी कड़ाके की ठंड में भी इतना काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने ठंड की वजह से एक दिन भी काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा, और काम ही ना रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? इस ठंड में हम खाएंगे कहां से? सुबह से काम करते करते भीमा के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। भीमा को अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसलिए वह इतनी कड़ाके की ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। ध्यान से सुन लो तुम सब, मेरे खेतों का काम आज के दिन हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे पैसे की कोई उम्मीद मत रखना। जी मालिक, मैं सारा काम निपटा दूंगा, जैसा आप कहे मालिक। शाम होने वाली थी। भीमा किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी सुंदरलाल ने उसे काम पर फिर से लगा दिया। भीमा फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था? वह इतनी कड़ाके की ठंड में काम करने के लिए मजबूर था। मजबूरी यह सब उससे करवा रही थी। और उधर सीतापुर गांव के लोगों का ठंड से बहुत बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें करते थे, इतनी कड़ाके की ठंड की वजह से अब वह सोना पड़ा था। कोई भी गांव वाला अपने घर से ना निकलने को मजबूर था, और बेचारे गरीब लोग ज्यादा ठंड की वजह से अपने अपने घरों में दुबक चुके थे, और एक आग ही मात्रा उनका सहारा था। गांव का बुजुर्ग हरिराम, जो हमेशा लोगों को इकट्ठा करके कोई ना कोई उपाय बताता रहता था, वह गांव के चौपाल पर पहुंचा और उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया। इस बार ठंड बहुत ही भयावह है। इस मुश्किल की घड़ी में हमें एकजुट रहना होगा।
अगर हम लोग मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो इस गांव के कई घर इसकी चपेट में आ सकते हैं। हमें मिलकर जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ तक कि जिस घर में बुजुर्ग हैं और उन्हें किसी तरह का साधन नहीं मिल रहा है, उन घरों में भी अलाव का साधन जुटाना होगा। लेकिन काका, इस ठंड में जहां घर से निकलते ही हाथ पैर सुन्न पड़ जा रहे हैं, वहां जंगल जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि घर से बाहर निकलते ही हाथों में ताकत खत्म हो जा रही है और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। काका, घर से निकलने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हमने इस भयानक ठंड से हार मान ली तो हमारे गांव के कई चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वह सब निर्णय लेते हैं कि वह सभी जंगल जाकर और जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएंगे, जिससे ठंड से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। भीमा अपना काम करके जमींदार के पास आता है और कहता है, मैंने आपका सारा काम निपटा दिया है और खेतों में कहीं भी कोई काम अब नहीं बचा है। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपनी बेटी के लिए ठंड के कुछ कपड़े लेने थे। अरे ओ भीमा, तू इतनी जल्दी पैसे मांगने आ गया? अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुमको पैसा चाहिए। तुम लोग काम तो करते नहीं हो सही से और चले आते हो पैसे तुरंत मांगने। पहले 1 महीना पूरा तो हो जाने दो, फिर मिलेंगे पैसे। समझे? अब तुम जाओ यहां से। जमींदार की ऐसी बातें सुनकर बेचारा भीमा दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ता है और भीमा को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी, आ गए आप। इतनी देर क्यों कर दी आने में? अरे भाग्यवान, वह जमींदार जी ने रोक रखा था। मैंने तो उनसे अपनी मेहनत के पैसे भी मांगे, पर उन्होंने वह भी नहीं दिया मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं जी। आप सर्दी से कैसे कांप रहे हो? आइए, जल्दी से हाथ पैर सेक लीजिए। फिर सुनैना भीमा को माला की तबीयत के बारे में बताती है। भीमा ने माला के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो चुका था। उससे भीमा चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये ठंड तो अब असहनीय हो गई है और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। ऐसे में हम करें तो क्या करें? हमारा तो दिन भर मजदूरी के काम में ही बीत जाता है। ऐसे में हम जंगल जाकर लकड़ियां कैसे लाए? मालिक ने मुझे तो आज दिन भर शाम ढलने तक रोक लिया। ऐसे में लकड़ी लाने का समय ही नहीं मिला। हाँ जी, मैंने भी सोचा था कि आज मालिक से कुछ पैसे मांग लूंगी, पर वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कितना ज्यादा ठंड पड़ रही है। उन्होंने मेरी हालात तक नहीं देखी। हजारी सेठ और सुंदर लाल जैसे जमींदारों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं, मगर हम गरीब तो जैसे तैसे करके इतनी कड़ाके की ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं। पर वह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। हमारे साथ वे अच्छा व्यवहार तक नहीं करते। सुनैना और भीमा आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी माला की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, ये मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया? अजी देखिए ना माला, ये ऐसे कैसे कर रही है? भाग्यवान, इसे बहुत तेज बुखार हो गया है। माला पर ठंड का असर हुआ है। तुम माला का ख्याल रखना, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है माला की हालत को देखकर। जाइए, आप जल्दी से वैद्य जी को लेकर आइए और उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी मांग लीजिएगा। आधी रात का समय हो चुका था। घर के बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत।
और इस भयानक ठंडी रात में वह वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। उधर भीमा घर से थोड़ी ही दूर पर निकला ही था कि रास्ते में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। भीम चारों ओर चिंताओं से घिरा उस भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उसे अपनी बेटी के गिरते स्वास्थ्य की चिंता सता रही थी। उधर सुनैना का दिल माला की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही घबरा रहा था। बेटा माला, तू जरा धैर्य रख। तुम्हारे पिताजी वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। इतनी देर क्यों लग रही है? माला की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। माला, माला तू चुप क्यों है? बोल क्यों नहीं रही? माला उठ जा बेटा। माला, माला उठ बेटा, अपनी माँ से बातें कर। जैसे तैसे भीमा वैद्य जी के घर पहुंचता है, मगर उसकी बदकिस्मती तो देखो। उस रात वैद्य जी घर पर नहीं थे। वह किसी पड़ोसी गांव में मरीज को देखने गए थे और बारिश के कारण उन्हें वहां रुकना पड़ा। उधर सुनैना इतने जोर से चिल्लाती है कि उसकी चीख उस भयानक काली बरसात की रात को चिढ़ती हुई सीधे भीमा के कानों तक पहुंचती है। यह चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वालों की रूह कांप जाती। चीख सुनकर भीमा बहुत ही घबरा जाता है और वह अपने घर की ओर दौड़ता है। हे भगवान, सुनैना इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? भगवान करे कि कोई अनहोनी ना हुई हो। बेचारा घबराया हुआ भीमा दौड़ा दौड़ा अपने घर पहुंचता है। जब भीमा घर के अंदर जाकर देखता है तो उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे सुनैना, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और माला इतनी चुप क्यों है? इसकी आंखें क्यों बंद है? माला को क्या हुआ? बेचारी नन्ही सी जान माला इस बेरहम सर्दी की थपेड़ों को नहीं सह पाई। बेचारी उस नन्ही सी जान की क्या गलती थी कि इस भयानक सी ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार मान चुके थे। उन दोनों पति पत्नी की वो दर्द भरी चिक उस तेज बरसात को चिढ़ती हुई पूरे सीतापुर गांव में गूंज रही थी। उस ठंड की बरसात की रात बहुत ही भयावह थी, जिसने एक हंसती खेलती बच्ची की जान ले ली। वे दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी बच्ची के पास बैठे बैठे उसके चले जाने का शोक मना रहे थे। वे अपनी बच्ची के पास बैठे बैठे रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि भगवान ने क्यों उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपने कलेजे के टुकड़े को ही ठंड से बचा नहीं सके। अगले दिन जब सुबह होती है, कोहरा छटता है, तब गांव वाले सुनैना के घर आते हैं तो गांव वाले देखते हैं कि सुनैना और भीम अपनी बेटी के साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके थे। उन दोनों पति पत्नी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपनी बेटी के पास पहुंचकर एक सुकून पा लिया हो। सीतापुर गांव के लिए ये एक त्रासदी थी। इस बेरहम ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।